and welcome back on another video of Commerce League. I hope you all are fine and you are preparing hard for your economics exam. Economics की जैसा आपको मैंने कहा था कि ऑलरेडी प्लान एक वीडियो मैंने बनाई है, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि 3 तारीख के इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। आई होप जिन्होंने वीडियो देखी है उनको तो ऑलरेडी पता है तो क्या कर रहे हैं। आज से हम लोग रिवीजन से चला रहे हैं, हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो सारी बना रखी है। चैनल में रहे, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और जितने वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं उन पर जाइए और फटाफट से 1 शॉट 2 शॉट में सारे चैप्टर्स के रिवीजन क्विक 10-10 मिनट के अंदर कर सकते हो। मैंने आज की वीडियो बनानी इसलिए चालू कर दी है तो मैं इंडियन इकोनॉमी में फोकस करने वाला हूँ। मैक्रो के लिए सारा काम हम कर चुके हैं। जो बच्चा देखना चाहता है जाकर देखे और खूब दबा के शेयर करो वीडियो को। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। मेरा नाम मैं शुरू करता हूँ। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी का 1 शॉट रिवीजन। सबसे पहले हम लोग अगर पूरे इंडियन इकोनॉमी को देखें तो 3 भागों में से डिवाइड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अगेन फॉरेन ट्रेड। इन तीनों की कंडीशन क्या थी इंडियन इकोनॉमी के टाइम पे, उसको समझना है। पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ना सिर्फ इंडिया में, बाकी दुनिया में भी, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल और प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंगेज होता है, सबसे ज्यादा बंदे उसी के अंदर काम कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वहीं से आनी चाहिए पर नहीं आई। और भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय पर कैसी थी, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जितना रिसोर्सेस को यूज किया गया हमारे लैंड को, जितना हमने उससे कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए उतना नहीं हुआ। अंग्रेजों की पॉलिसी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से फेलियर हुआ। उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू किया और जमींदारी सिस्टम के अंदर सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट के तहत वहां के जमींदारों को अधिकार दिया गया कि आप उन जमीनों पे बट्टे किसानों से खेती करवाइए और बदले में उनको सरप्लस नहीं दिया। जो वो काम कर रहे थे उनसे सारे के सारा पैसा रेंट के रूप में, लगान के रूप में जमींदारों ने खुद रख लिया और उससे प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पर 1 बीघा की जमीन है, अगर 10 क्विंटल का प्रोडक्शन होना चाहिए तो केवल 3 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, 7 क्विंटल का नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। रीजन क्या है? जिम्मेदारी सिस्टम। अगला मॉनसून, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कभी भी ये कोई परमानेंट इरिगेशन सिस्टम नहीं बनाया जिसकी वजह से अगर पानी ना भी आए तो भी हम लोग एग्रीकल्चर का काम तो यूज कर पाए। उन लोगों ने मॉनसून पर डिपेंडेंसी ज्यादा की, बारिश ज्यादा आ गई तो बर्बाद हुए, बारिश कम हुई तो बर्बाद हुए। थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। प्रॉपर इनपुट का मतलब होता है जब तक आप इनपुट नहीं डालेंगे किसी चीज में वो प्रोसेस होकर आउटपुट कैसे बनेगी। तो प्रॉपर कायदे से अरेंजमेंट, सिस्टमाटिक तरीके का इनपुट जो चाहिए वो नहीं था। टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नहीं आई, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो में उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को जितना पैसा लगना चाहिए था एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं लगा। एंड दिस इज हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए। उन्होंने क्या किया सुनिएगा। जब एक्सपोर्ट किया गया, भारत ने जब एक्सपोर्ट किया अपने रॉ मटेरियल ब्रिटेन को तो वो टैरिफ फ्री कर दिया, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब वहां से हमने फिनिश गुड खरीदा तो वो भी टैरिफ फ्री कर दिया, करेक्ट। लेकिन हम जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो भारत बहुत बढ़िया था जिसके अंदर हाथों से बने हुए सामान में, हम तो दुनिया के देशों में, यूरोप में, एशियन मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में तो हम बेचते थे, तो उस पर टैरिफ जो है वो एकदम फ्री होकर लगाया। इतना ज्यादा लगा दिया, इतना ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए कि हमारे सामान दूसरे देशों में गया ही नहीं, उन लोगों ने खरीदा ही नहीं। और इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डीके हो गई। डीके का मतलब खराब हो गई, डिक्लाइन हो गई। मशीन कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन के अंदर आया तो उन लोगों ने लो कॉस्ट पे सामान बनाने चालू कर दिए, क्वालिटी उनकी बेटर हो गई। और जब वे लोग सामान लेकर भारत के अंदर आए तो हमारे लोग जो हमारे ट्रेडर थे, हमारे जो मैन्युफैक्चरर थे, वो सामान बना रहे थे तो हाई कॉस्ट लग रही थी, क्वालिटी कोई अच्छी थी नहीं। उस वजह से उन लोगों के मशीन कॉम्पिटिशन की वजह से भी हमारी इंडस्ट्री, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जब इतने समय तक वे लोग यहाँ पर रहे तो जो नई जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई भारत की, उन लोगों को देख के, अंग्रेजों को देख के जिस तरीके से डिमांड करनी चालू की, वो नया पैटर्न ऑफ डिमांड आ गया। पुराना पैटर्न ऑफ डिमांड चला गया और न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड के हिसाब से सामान बन रहा था।
वो तो अंग्रेजी बना रहे थे, तो अंग्रेजों का सामान यहाँ बिका और हमारे लोगों का सामान नहीं बिका, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। रेलवे इंट्रोडक्शन, जब इंडस्ट्री चमकी रही थी तो वहां पर रेलवे आई और रेलवे भारत के अंदर 1850 में आई, 1850 में आ गई। अब उन लोगों ने रेलवे का इस्तेमाल किया भारत के डिफरेंट पार्ट्स तक सभी सामानों को पहुंचाने के लिए। कॉस्ट कम है, रेलवे तक है, रेलवे की मदद से हर पार्ट्स पर सामान पहुंचा दिया, क्वालिटी अच्छी है, उन लोगों का सामान बिकना चालू हुआ, उन लोगों का इंडस्ट्री तबाह हुआ, हमारी इंडस्ट्री खराब हो गई सर। दिस वॉज द इंडस्ट्री। अगेन फॉरेन ट्रेड पे आ जाए, फॉरेन ट्रेड पे अगर बात करें तो हम लोग दो चीज बनकर रह गए सर। क्या? हम लोग इंपोर्टर बन गए फिनिश्ड गुड्स के और हम एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के। तो रॉ मटेरियल की मदद से जो हम खुद अपना प्रोडक्शन करते थे हैंडीक्राफ्ट और दुनिया भर के मार्केट में बेचते थे, वो एकदम खत्म कर दिया, श्रिंक हो गई हमारी इकोनॉमी, हमारा फॉरेन ट्रेड श्रिंक हो गया, सूख कर कांटा हो गया और इस वजह से हमारा जो ट्रेड है वो खत्म हो गया, बैकवर्ड हो गई हमारी इकोनॉमी। और इसलिए कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अगर बैकवर्ड हुई तो क्यों हुई, तो हम कहते हैं बैकवर्ड हुई इंडस्ट्री के नाते। फिर हम कहते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट हुई, तो स्टैग्नेंट क्यों हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर आ गया, तो एग्रीकल्चर के अंदर बर्बादी हुई तो स्टैग्नेशन हो गई। स्टैग्नेशन इकोनॉमी होती है जहाँ पर इकोनॉमी जस्ट रही होती है। इसके बाद अगला चीज पढ़े ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बात समझना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में लगभग 74.9% लोग लगे हुए थे, कंट्रीब्यूशन इनकी 6 से 7% आ रही थी सर। सेकेंडरी सेक्टर में कहे तो 10.1% लोग सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज थे। यहाँ भी बैकवर्डनेस आ गई क्योंकि जितनी जरूरत उतनी लगी नहीं है और यहाँ जितनी जरूरत नहीं है वो कुछ सारे लोग लगे पड़े क्योंकि अल्टरनेटिव कुछ लोगों के पास था नहीं। स्किल जब तक होगी नहीं तब तक इंडस्ट्री में काम कोई कर नहीं सकता। सब लोग उठ के कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे तो एग्रीकल्चर में जाएंगे। टर्सरी की बात करें 17.2% के आसपास, 17% के आसपास का मामला लगभग टर्सरी सेक्टर में रहा और टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा चांसेस होते, बनवे कम एंगेज हुए, कम लगे, जिस नाते से हमारे टर्सरी सेक्टर भी, सर्विस सेक्टर भी खराब हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत की स्थिति एजुकेशन वाइज कैसी थी, बात समझिएगा। भारत में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, एक तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, जन्म भी ज्यादा और मृत्यु भी ज्यादा, इनके कारण से जो हमारा सर्वाइवल रेट था, जो लोग हमारे जिंदा रहकर लंबे समय तक रह पाए थे, वो केवल रह गया 32 साल। मतलब 32 साल के अंदर लोगों की मृत्यु हो रही थी ऑन एवरेज। तो इस तरीके से जो हमारी डेमोग्राफी थी उसने बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल 16 से 17% का लिटरेसी रेट था और जब लिटरेसी रेट ही इतना कम होगा, लोगों को पढ़ना लिखना ही इतना कम आएगा, तो बाकी चीजें वो करेंगे कैसे। यहाँ भी हम लोग खराब हुए। तो कहने का मतलब ये है कि लिटरेसी रेट खराब हुआ, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत तगड़ा हुआ और कुछ ना तो हम लोग सबसे ज्यादा जो हमें ग्रो कर लेना था उसमें हम ग्रो नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंग्रेजों ने बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में हालांकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए बनाया, इंडियन इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए या इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंडियन इकोनॉमी को कर तो सकते थे लेकिन किया क्या, रेलवे लाए अपने लिए, रोड बनाया अपने लिए, रेलवे के साथ ट्रांसपोर्ट बनाया अपने लिए, कम्युनिकेशन के सेंटर बनाए अपने लिए। इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ और एक्सेलरेशन देने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने कुछ नहीं किया। एंड दिस इज हाउ दिस चैप्टर हैज बीन रिवाइज्ड। बैकवर्ड इकोनॉमी जो नो इट पता चल गया, स्टैग्नेशन इकोनॉमी आपको पता चल गया। एक इकोनॉमी होती है जिसको हम कहते हैं डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी या डिप्लोटेड इकोनॉमी। ये 2 नंबर में आते हैं तो जल्दी सीखो। डिप्लोटेड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर जो सामान हमारे पास लगा हुआ है, मान लो हमने कोई मशीन लगाई, मशीन के पर्टिकुलर वैल्यू होती है, 10 से 20 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिससे उन मशीनों पर रिप्लेस करके न्यू मशीन लाई जाए या नए तरीके लगाए जाए ताकि इकोनॉमी हमारी ग्रो करती रहे। डिप्लोटेड इकोनॉमी मतलब डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी जहाँ पे मशीन जो कि खत्म हो गई 70 साल के यूज के बाद, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई सिस्टम या कोई अरेंजमेंट नहीं किया। दिस इज हाउ इंडियन इकोनॉमी बिकम डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। जैसे आजाद हुए हमारे पर कर्जा गया। दूसरा एक और होता है एमपीए ट्यूटेड इकोनॉमी। एमपीए ट्यूटेड इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल खेला, पॉलिसीज में टैरिफ पॉलिसी बनाई जो हमने पहले भी पढ़ा,
उन लोगों ने ऐसी इकॉनमी बनाई जहां पर कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ, जो कि अंग्रेजों पे थे, जो अंग्रेज लोग अपना सामान बेचते थे, जो भारत के व्यापारी थे, भारत के ट्रेडर्स थे, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन को भेदभाव किया, जिस नाते डिवाइड एंड रूल के साथ हमारी इकॉनमी को एम्प्लीट्यूटेड इकॉनमी बना दिया। एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है। आई होप आपका इन चैप्टर आज रिवाइज हो गया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के साथ। कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो, दबा के कमेंट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।